हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोटा क्लासेस पे। 12th क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज चलिए इसी के थर्ड लेक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग के पहले 2 लेक्चर्स ना देखे हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके +2 क्लास की जो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप पहले दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो लेक्चर 1 है उसमें हमने बात की है बेसिक्स ऑफ LPP एंड जो जनरल फॉर्म से, जैसे कि आज इस स्टेटमेंट बोर्ड पे आप लिखी देख रहे हैं, ऐसी एक स्टेटमेंट को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, इन इक्वेशंस में। ओके, और दूसरा जो लेक्चर है वो है ग्राफ बेस्ड। ओके, कि ग्राफ और फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम उसको कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है। ओके, तो ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की प्लेलिस्ट से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि LPP में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, बट उसमें कुछ एडिशनल भी आते हैं। जैसे कि उनमें से एक इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिसने फैक्ट्री डाली हुई है, जो जिसने एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, वो सिर्फ 2 ही यूनिट्स में, कमोडिटीज में डील करेगा। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि 12th लेवल पे हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस है वो खासकर 2 वेरिएबल्स की इन इक्वेशंस में चलते हैं। तीसरा वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ग्राफिकल भी रहता है। अगर कोई एक आध क्वेश्चन में अगर 3 वेरिएबल आ जाते हैं फिर उसका आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जो आपकी 2 प्रोडक्शन यूनिट्स है उसको हम कॉलम में लिखेंगे, नट और बोल्ट, जिसको मैंने एक्स और वाई मानना है। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। अब इसके जो भी वर्किंग प्रोसेस है उसमें यूज होने वाले टूल्स हैं। ओके, तो मशीन ए पे 1 आवर लगता है किसको, और 3 आवर्स लगते हैं मशीन बी पे किसको, प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। इस पूरे सेंटेंस से आपको जो स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करनी है वो ये है, 1 आवर ऑन मशीन ए, 1 आवर ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। ओके, फॉर प्रोड्यूसेस अ नट्स पैकेज ऑफ नट। तो नट्स के कॉलम में मशीन ए के सामने उसको कितना टाइम लगता है, 1 आवर, और मशीन बी पे कितना लगता है, 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन बी। उसके बाद प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑफ ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट। सिमिलरली आप अंडरलाइन कीजिए, बोल्ट में पहली मशीन पे उसको लगते हैं 3 आवर्स और दूसरी मशीन पे लगते हैं 1 आवर। ये टेबल, ये जो टेबुलर फॉर्म मैं आपसे बनवा रहा हूं, ये पूरे क्वेश्चन का जिस्ट है। अगर स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को पढ़ के रफली ही इक्वेशंस तैयार करनी शुरू कर देगा तो उसको कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इसमें ऑर्डर आगे पीछे दे देता है। जैसे पहले बात हुई है नट्स की और बोल्ट्स की, लेकिन वो कंडीशन पहले बोल्ट की दे देगा। तो इस टेबल का फायदा क्या है कि सभी चीजें अपनी सही जगह पे आ जाएंगी, आप एक्स और वाई में कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को एक LPP प्रॉब्लम में, मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो एक स्टूडेंट को LPP में आता है वो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। ओके, जो इक्वेशन x + y ऐसे बननी चाहिए, स्टूडेंट उसको ऐसे देखना शुरू कर देता है कि ये 1 + 3 यहां पर होगा या 1 + 3 यहां पर होगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो 2 यूनिट्स आपकी टारगेटेड हैं, अगर मैं एक बार पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। नट और बोल्ट 2 चीज़ों में डील करता है। यहाँ से आइडिया लग गया कि हमारे जो 2 टारगेट हैं वो वेरिएबल्स नट और बोल्ट होंगे। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस एन पैकेज ऑफ नट्स। नट के मशीन ए और बी के आवर्स दिए गए हैं। सिमिलरली 3 आवर्स दिए गए मशीन ए पे और 1 आवर दिया गया मशीन बी पे, किसका, बोल्ट का, उसके दे दिए। फिर कहते हैं ही अर्न्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है कि 2 ही फंक्शन होते हैं हमारे, कॉस्ट फंक्शन या प्रॉफिट फंक्शन, और ₹7 पर पैकेज ऑफ बोल्ट। यानी कि ये जो आपका प्रॉफिट गिवन है ये आपका हो गया Z फंक्शन, जो हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, टारगेट फंक्शन। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट किस पे मिलेगा, नट और बोल्ट पे।
तो नट और बोल्ट को हम एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे। तो नट्स और बोल्ट्स का आप कॉलम बना लो। जो दो आपके टारगेट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनको आप कॉलम फॉर्म में लिखने के लिए एक नट और एक बोल्ट ऐसे लिखिए, ओके, नट एंड बोल्ट, ताकि इसके कॉलम में आप बना सके। और अब मशीन्स की टाइमिंग दी है उसने कि 3 घंटे में 1 घंटे में बनता है ये, तो उसके लिए क्या होगा, मशीन की लिमिट भी दे रखी होगी। तो उसने लिमिट दी हुई है, इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब है लेस देन इक्वल टू 12, और एट लीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 12। आपको मोस्ट और लीस्ट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। एट मोस्ट होता है अपर लिमिट, कि कोई भी चीज़ है यहाँ तक जाएगी, इसका मतलब यहाँ तक जाएगी या फिर इससे नीचे रहेगी। और अगर एट लिस्ट है, कम से कम लोअर ब्लॉक है, नीचे से एक लिमिट दे दी भाई, इससे नीचे नहीं जाएगा तो उससे ऊपर रहेगा, तो ग्रेटर देन का आएगा। ओके, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। आप एट लिस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू। ये आपका प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। ओके, ये पॉइंट वहां पर भी यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैन्युफैक्चरर हमने मशीन आवर्स लिख ली हैं, ये रहा। उसके बाद दिया है जेड, तो जेड आप साइड में लिख लीजिए। प्रॉफिट फंक्शन जो है आपका कितना दिया हुआ है, फर्स्ट पे है 17 रुपीज़ 50 पैसे एंड सेकंड पे है 7 रुपीज़। ओके, ये आपका एक्स के लिए है, ये वाई के लिए। चलिए इसको बाद में डील करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया सब कुछ। और मशीन ए और मशीन बी जो है दोनों मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए चलती है, तो यहाँ पे लेस देन 12 होगा। मैंने पूरी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है इनमें पॉइंट्स में। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टेटमेंट को इरेज कर रहा हूँ मैं, आप स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा पहले ही। ओके, नट्स एंड बोल्ट्स की बात हो रही है, तो लेट द पैकेजेस of nuts produced in a day x। उसने बोला ना कि जो प्रॉफिट है वो नट और बोल्ट के पैकेजेस पे है, तो मैं पैकेजेस को ही मानूंगा। ओके, लेट द पैकेजेस ऑफ नट्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो पर डे की बात करें कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट एक दिन में ले सकता है। सिमिलरली लेट द पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वाई, फाइन। तो यहाँ से मैं कंडीशन ले ही चुका हूँ। सबसे पहले मशीन ए की कंडीशन लगाते हैं। मशीन ए पे नट्स के एक पैकेज को 1 आवर लगता है, तो एक्स पैकेजेस को कितने लगेंगे, एक्स आवर्स। बाकी मैं आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब आप स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे इन इक्वेशन में, इस फॉर्म में आपकी डायरेक्ट, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नट्स को एक्स माना, इसको वाई, तो यहाँ एक्स दे दीजिए और यहाँ दे दीजिए वाई, बीच में प्लस तो आता ही है हमारा, और ये इक्वेशन तैयार है। एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। सिमिलरली मशीन बी का जो कंडीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही है, ये होगा 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में भूल गया था, वह थोड़ी सी ये मिस्टेक रह गई मेरे से, कि जब भी हम कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैकेजेस ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो एक कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में ज़रूर लेनी है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक लेना है। और तो ये 3 कंडीशन आपकी आती हैं। इसका मतलब है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही मेजर, यहाँ इसको आप छोड़ दोगे, क्योंकि रियल लाइफ है ना। यहाँ पर देखो y नेगेटिव है, ओके, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हैं, x भी और y भी। यहाँ पर x नेगेटिव है, और नेगेटिव क्वांटिटी रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ओके, पैकेजेस आप माइनस में नहीं ले सकते, तो इसलिए आपको सिर्फ इतना लेना है। ग्राफ अगर आप इसका ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लास्ट लेक्चर हमारा देख सकते हैं, लेक्चर 2, वहाँ से आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना आ जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैं मिस कर रहा हूँ वो है हमारा z। z है हमारा क्या, प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट क्या करना हमने, मैक्सिमाइज, उसमें स्टेटमेंट में बोला हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 1750
x प्लस 7y, वो 7.00 था तो मैं उसको नेगलेक्ट करके 7y लिखा। ओके, तो इसको स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं? आपका जो सबसे पहला स्टेप पूरा होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 17.50 x प्लस 7y सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स टू। कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स टू। तो सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स दे दीजिए, x प्लस 3y लेस देन 12, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 एंड लास्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके एक टेबल बना के उसके बाद आप z को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन था अभी मैंने आपको जो बताया है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आ सकते हैं स्टेटमेंट पे, जैसे कि मशीन ए मशीन बी दी गई है, वहाँ पे लेबर आर्स दिए जा सकते हैं, मशीन आर्स दिए जा सकते हैं। भाई कोई दो तरह की कमोडिटी है, वो बनाने के लिए कुछ हिस्सा उसका हाथ से काम होता है और कुछ बनता है मशीनों पे। तो वही है, जैसे मशीन ए मशीन बी है ना, तो वो 12 घंटे के लिए अवेलेबल है, दूसरी मशीन 12 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो टोटल आवर्स की अवेलेबिलिटी होगी मैक्सिमम। ओके, 2 की जगह 3 मशीनें दे सकता है, मशीन ए मशीन बी मशीन सी, या 3 टाइप का या 4 टाइप का, इस तरह की वो कंडीशंस को बढ़ा सकता है, बट अल्टीमेटली आपका सोल्यूशन वही रहता है। ओके, उसका ग्राफ जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफिकल सोल्यूशन के लिए लेक्चर 2 को जरूर देखें आप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम। और एक इस चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक अच्छी बात यह है कि इसकी स्टेटमेंट जो है चाहे वो आउट ऑफ द बुक भी हो, बट ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, माइनर से चेंजेस होते हैं। ओके, तो इसलिए अगर आप इसको ध्यान से सभी टाइप्स के एक एक दो क्वेश्चंस आप अच्छे से करके देख लेते हो तो बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है एलपीपी का। बस थोड़े से कई बार ट्रिकी चेंजेस आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उन चेंजेस को भी ओवरकम कर जाओ। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज द डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको 2 तरह के फूड दिए जाते हैं। ओके, और आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे उसमें, जैसे कि जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन की बात होती है, मिनरल्स है, तो उसमें से कोई 2 या 3 या 4 कंडीशंस वो दे सकता है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। ए डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कम से कम आपको 80 यूनिट चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की थी ना, एटलीस्ट वर्ड जहां पर आता है इसका मतलब आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 का साइन यूज करना पड़ेगा। फाइन, तो ये किसकी बात कर रहा है? विटामिन ए की। ओके, एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, और एट लीस्ट 100 यूनिट्स किसकी है? मिनरल्स की। ये तो है विटामिन ए की और ये है मिनरल्स की। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल इन द मार्केट। फूड F1 जो है कॉस्ट ₹4 पर केजी, 4 रुपये पर किलो मिलता है आपको फूड F1, और F2 मिलता है 6 रुपीज पर केजी। ओके, 1 kg of food F1 contain 3 units of vitamin A and 4 units of minerals, and F2 contains 6 units of vitamin A। ये 3 यूनिट्स जो है विटामिन ए की हैं, 4 यूनिट्स जो है मिनरल्स की है। सिमिलरली 6 यूनिट्स विटामिन ए की और 3 यूनिट्स मिनरल्स की। तो ये चीज़ें जो है आपको अंडरलाइन करनी है। अब सबसे पहले कि 2 चीज़ें हैं, विटामिन ए और मिनरल, और दूसरी चीज़ F1 और F2। कॉस्ट मिनिमाइज करनी है आपको और मैक्सिमम न्यूट्रिशन चाहिए। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मार्केट से खरीदेंगे क्या? विटामिन खरीद सकते हैं आप? नहीं। मिनरल? नहीं। क्या खरीदेंगे? फूड F1 और F2। तो आपकी जो कमोडिटीज हैं वो F1 और F2 है। सबसे पहली बात समझ आई? तो F1 और F2 के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। F1 और F2 को आप खरीदेंगे तो इनमें क्या क्या है? एक में मिलता है विटामिन ए और मिनरल्स, और साथ में दी है आपको कॉस्ट। 3 चीज़ें दी हैं। तो फूड F1
कॉस्ट ₹4 पर kg एंड F2 कॉस्ट 6 रुपीज़। तो F1 की कॉस्ट है 4 रुपीज़ और F2 की कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर kg। ओके, फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल। तो F1 के सामने मैं विटामिन में लिखूंगा 3 यूनिट्स, यस 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल पर kg। सिमिलरली F2 में है 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ थ्री यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। मैक्सिमम आपको कितनी चाहिए, मिनिमम कितनी चाहिए, एटलीस्ट है। तो इस बार कंडीशन क्या है, विटामिन की कंडीशन है 80 और मिनरल्स की है 100। ओके, तो यहां से आपकी स्टेटमेंट का बिल्कुल बेस तैयार हो चुका है। तो सबसे पहली बात, हम फूड F1 और F2 की यूनिट्स लेंगे। तो लेट द यूनिट्स परचेज्ड ऑफ फूड F1 x यूनिट्स या x किलोग्राम, किलोग्राम में बात हुई है ना, तो इसको हम किलोग्राम मानेंगे। सिमिलरली लेट द यूनिट्स परचेज्ड ऑफ F2, कैपिटल F गिवन है तो ऐसे ही लिखेंगे हम इसको y किलोग्राम। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये टेबल नहीं है, ये आपकी सीधी सीधी इक्वेशन आ जाती है। क्यों, F1 को हमने क्या माना है x और F2 को y, तो इनके साथ क्या लगा दूंगा मैं, x और y। सबसे पहली कंडीशन 3x और 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होना चाहिए। सो इट बिकम्स 3x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सेकेंड इज मिनरल्स 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। उसके बाद बात आती है कि कॉस्ट फंक्शन, आपको कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। ओके, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फूड। तो कॉस्ट जो है आपका z है, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसलिए यहाँ पे आपको लेस देन ग्रेटर का साइन नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द z 4x प्लस 6y, और इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज। कंप्लीट। यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं, क्या मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रियल लाइफ की क्वांटिटी है तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आई होप आपको टेबल फॉर्म से इन इक्वेशंस को बनाना आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की। आई होप स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है अब। वैसे भी आप ये एक हैबिट बनाइए कि जब भी आप कोई ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए और बीच में आप पॉज करके स्टेटमेंट को नोट कीजिए। ओके, साथ साथ नोट करते रहिए, जितना पेन आप चलाएंगे ना उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए, ये हमारे पास है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो दो ही इक्वेशंस है। सबसे पहले इसके लिए हम एक वैल्यूज ले लेते हैं। ओके, तो देखते हैं x एंड y। ओके, तो सबसे पहले पुट x 0 फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन में y कितना हो जाएगा 80/6, जो कि आपका आएगा 40/3। सिमिलरली आप y को 0 लीजिए, y को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80, x बिकम्स 80/3। ओके, दूसरा आपका आता है कि 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ, y बिकम्स 100/3। सिमिलरली अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x बिकम्स 100/4 विच इज 25। यहाँ पर जो आपके पास तीन वैल्यूज ऐसी आई हैं जो बाई 3 की फॉर्म में है। ओके, अब अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल प्लेसेस में लेके परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, अच्छे से सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, तो इसका सोल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। आपको 9th क्लास में याद होगा कि हम नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं कि जैसे कि सपोज 8/3 को शो करना है
तो मैं 8/3 आपको पता है कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, तो उसको 1 2 3 के बीच में हम कहाँ ढूंढेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबको, अगर मैं 1 को 3/3 लिख लूँ, 2 को अगर मैं 6/3 कर दूँ और 3 को 9/3, अगर मैं पूरी लाइन को ही 1/3 2/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 ले लूँ तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपके लिए यही है एडवाइस कि आपकी जो एक वैल्यू कंप्लीट है, इसको 25 को अगर हम चाहें तो 75/3 लिख सकते हैं। यहाँ मत लिखिए, रफ में लिख सकते हैं आप। सबके डिवाइड में 3 है ना, तो मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करके 75/3 लिख लूँगा। और अब जो मैं ग्राफ पेपर पे जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो दो एक्सिस मेरे पास हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं इस पे वैल्यूज ही बाई 3 में लूँगा। जैसे कि एक्स की वैल्यू 80/3 और 75/3, तो 80 और 75/3 में इस पे लूँगा 20 40 60 80। कोशिश कीजिए कि आपका जो ग्राफ है वो 4 या 5 बॉक्सेस में आप उसको निपटाएं। 20/3 40/3 60/3 80/3। ओके, यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, आप इसको 10/3 20/3 30/3 40/3 इस वे में भी ले सकते हैं। सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे भी इक्वल डिस्टेंस में, मतलब तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिस्टेंस होने से है। स्केल हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, 1 का 5 का 10 का 50 का 100 का, तो हम 10/3 का भी तो रख सकते हैं, 20/3 का भी रख सकते हैं। y की वैल्यूज में 40/3 100/3, तो मैं इसमें 5 ले लेता हूँ, 20/3 40/3 60/3 80/3 100/3। ओके, यहाँ से अब इसको ड्रॉ करते हैं हम, x0 y 40/3 फर्स्ट पॉइंट बनता है मेरा ये, और सेकंड पॉइंट है x 80/3। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरी ये थोड़ा सा कर्व ही आ रहा है, बिकॉज मैं रफली कर रहा हूँ। आप इसको स्केल से बिल्कुल कर्व नहीं बनाना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये कर्व ही नहीं होना चाहिए। ओके, मेरे हाथ से आ रहा है क्योंकि मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल, बट आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ओके, सेकंड है आपका, पहले इससे देख लेते हैं, इससे अपर या लोअर। तो क्या बताया था सॉल्यूशन आपको इसका? आपको ये बताया था कि इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें हम, x0 y0 दोनों को 0 पुट कीजिए, ओरिजिन मेथड 0 + 0 0 0 इज ग्रेटर देन 80। क्या 0 80 से ग्रेटर होता है? नहीं। अगर ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, बट अगर ये फॉल्स है तो अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड हम इसको शेड करेंगे, यानी कि इस लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, नीचे नहीं आना। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, इसको 0 0 पुट कीजिए, तो जो सेकंड लाइन है 0 इज ग्रेटर देन 200, तो दोनों में अपर रहना है। और ये खासकर होता है कि जो डाइट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको मिनिमाइज करना है चीज़ों को, वो आपका इनफाइनाइटली ही बनेगा। उसके सिर्फ 2 या 3 कॉर्नर पॉइंट जो नीचे हमें मिलेंगे वही यूज करने हैं। ओके, तो चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में x0 y 100/3 दिस वन, एंड x 75 कहाँ होगा? 60 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच का जो मिड पॉइंट है ये होगा आपका 75/3। ओके, तो यहां से लेता हूं मैं इसको, सॉरी स्केल है मेरे पास एक, बट पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, कोशिश करता हूं मैं, नहीं भाई छोटा है। ओके, यहां से ले लेते हैं, ये ठीक है। ओके, अब इससे भी आपको अपर रहना है, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से पीछे हम देख सकते हैं कि जो अपर लाइन है ये है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम, ये कंडीशन चलेगी। और यहां से आते ही ये लाइन ऊपर आ जाती है और यहां तक, क्योंकि आगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें हमें जाना ही नहीं। तो हमारे जो 3 पॉइंट बनते हैं वो ये हैं, फर्स्ट 0, 100/3, बीच में एक इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम इन करूं, कुछ ऐसा है ये। ओके, कुछ ऐसा बनेगा। एक बनेगा ये अपर पॉइंट जो कि हमारा 100/3, y की वैल्यू है तो x0,
ओके। सिमिलरली यहाँ पे ये 75/3 था और ये 80/3 था, तो ये हमारा बनेगा 80/3 और y0। और एक पॉइंट जो हम इसकी अपर लिमिट रखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर जो इन दोनों का कॉमन है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने जूम इन किया। ओके, ये पॉइंट हमें ढूंढना है। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों को इक्वेशंस में चेंज करके 10th क्लास का आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, एज यू विश। जल्दी से इसको फिनिश करके यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाल के आप वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, x और y की एक थर्ड वैल्यू आपको मिलेगी। तो जब आपको 2 इक्वेशंस दी जाती है तो 3 पॉइंट मिलते हैं, और जब आप 3 इक्वेशंस यूज़ करोगे तो 4 पॉइंट भी मिल सकते हैं और 3 भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू को मेज़र करेंगे, एक टेबल बनाएंगे लास्ट में, यहाँ रखेंगे x y तीनों पॉइंट्स हमारे, और यहाँ रखेंगे z की वैल्यू। z की वैल्यू में हम x और y पुट करेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट आपको देगा इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, दैट विल बी योर आंसर एट x और y की जो भी वैल्यूज होंगी। इसके लिए आप ग्राफिकल पार्ट वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इस चैप्टर में से सिर्फ मेजर प्रॉब्लम एक ही बचती है, विच इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसके साथ एक ज्वाइन करके मैं एक और आपके लिए लेके आऊँगा इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को फिनिश कर दें और फिर बात करते हैं किसी नए चैप्टर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल विकोटा क्लासेस एट यूट्यूब एंड share the video in your groups, Facebook and WhatsApp friends, so that maximum students can view the videos and have the benefits. Okay, thank you and have a nice day.